अपनी नाज़रीन को शेख अब्दुल रहमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान और कानूनदान। बेहतर और बेहतरीन वकील वही खिदमत पेश करता है जो अपने क्लाइंट को अदालतों से रिलीफ लेकर दे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स और रिटर्न के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या खिदमत हैं, इस हवाले से आज हमारे साथ टैक्स एडवाइजर कॉर्पोरेट माहिर कानून जनाब इरफान गफूर साहब हमारे नशिस्त का हिस्सा हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। इरफान गफूर मेरा नाम है जी। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 25 सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मेरा ताल्लुक जो है पंजाब से है जी, और प्रैक्टिस मैं कराची में करता हूँ जी। सर, आप कायदे आजम के पाकिस्तान को किस निगाह से देख रहे हैं? सर, कायदे आजम के पाकिस्तान को अगर हम देखें तो जो विजन था कायदे आजम का वो बहुत ही वास्ट और बहुत ब्राइट था जी। बट और इसमें हमारे मुल्क में दुनिया की हर चीज कुदरत ने हर चीज अता की है जिसको हम लोग बेसिकली अवेल नहीं कर पा रहे। तो जो हमारे यहाँ एक तो फुकदान है सोच का, एजुकेशन का, और दूसरा जो है वो हमारे यहाँ जो है अब एक खास लिमिटेड चीजें जो है वो वर्कआउट हो रही हैं। क्योंकि अगर हम अब देखा जाए तो उसमें यह है कि एक तो हमारे यहाँ वो मौके नहीं रहे जी, बच्चों के लिए तालीम के, और इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं रही हैं। सर, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। क्योंकि मेरी तालीम जो है वो कराची से है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है MBA फाइनेंस में, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और मैं आर्टिकलशिप्स की हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से। कौन से सन में किया सर आपने? मैंने मास्टर्स किया है 2009 में। 2009 में। पाकिस्तान में दो तालीमी निज़ाम, 2 करोड़ से ज्यादा गरीब का बच्चा तालीम से महजूर, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है जी, क्योंकि जब तक हम चेक एंड बैलेंसेस, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, जी, आपका हेल्थ सेक्टर वगैरह को हम अपग्रेड नहीं करेंगे और जब तक यहाँ पे मेरिट पे काम नहीं होगा तो आपकी तमाम चीजें जो है वो आपकी वर्कआउट नहीं हो सकती प्रॉपरली। क्योंकि बेसिकली अच्छे जो आप कह लें कि जो अच्छा इन्वायरमेंट है या जो हम बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं या हमारा जो फ्यूचर है, अगर उसकी बेसिक नेसेसिटी जो कि एजुकेशन है, हेल्थ है, जब तक हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, बिल्टअप नहीं होगा, तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वो क्वालिटी ऑफ फ्यूचर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको कैसे बेहतर बनाएं? इसको इस तरह बेहतर बनाना चाहिए कि जो हमारे पास जो बच्चे हैं उनका सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन को इंटरनेशनल जो हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके साथ मीटअप करें जी। और जो हमारे पास जो लोग जो हम गवर्नमेंट स्कूलों में हायर करती है या प्राइवेट स्कूलों में हायर होते हैं, प्राइवेट में फिर भी बेहतरी है कंपेयर टू द गवर्नमेंट एजुकेशन। जब हमारी एजुकेशन की क्राइटेरिया इतना होना चाहिए कि हम उसको अगर हम स्टेजेस में डिवाइड करें कि यूनिवर्सिटीज, ग्रेजुएशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर तो इसमें आपके पास एजुकेशन की लिमिट होनी चाहिए कि यहाँ पे वो लोग अपॉइंट हो कि जिनका मास्टर्स कम से कम किया हो। यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं तो वहां कम से कम PhD किए हुए हों लोगों ने और उनका एक्सपीरियंस हो, और उनको ताकि आप बच्चों को वो हाईली एजुकेट कर सके मुख्तलिफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरिकल से भी और वैसे भी। जब तक ये चीज, और इसको स्ट्रिक्टली मेरिट पे करना चाहिए। जब ये मेरिट पे आएगा तो जब टीचर्स मेरिट पे आएंगे तो वो अपना इनपुट भी देंगे और बच्चे भी देंगे। तालीम और सेहत के इदारों को हर हुकूमत बजट के मौके पर नजरअंदाज कर देती है। 3%, 5% हिस्सा रखा जाता है, क्यों?
सर देखिए, बात यह है कि हमारा जो इस वक्त निज़ाम है ना, वो तो बिल्कुल तबाह हो चुका है जी। अनफॉर्चुनेटली, और इसके ऊपर आवाज उठाने वाले अब नहीं रह गए। पिछले कई बरसों से अगर आप देखा जाए तो घूम फिर के वही पॉलिटिशियन, वही गवर्नमेंट, जी। वही चीजें आपके पास स्टैंड दोबारा किसी ना किसी शक्ल में आ जाती हाँ जाती बिल्कुल। है। उनका फोकस काम करना नहीं है प्रॉपर। वो बेसिकली अगर आप इस वक्त जनरली हम जाएं हॉस्पिटल्स में जी। या एजुकेशन सेक्टर में, वहां पे कोई इंसान को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो फुकदान इस वजह से है कि आपके पास, फिर वही बात है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, जी। आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं आ रहे, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कुछ होता है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंगें कर दी जाती हैं। सर जैसे कि अभी आपने फरमाया कि 2009 में आपने मास्टर्स किया, शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? मेरा असल में, मैं अपनी स्टडी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था। तो मेरा बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन मेरा मेन कोर्स था। तो पहले मैंने आर्टिकलशिप की थी 1994 में, जी। फिर ग्रेजुएशन हुई मेरी 1997 में सेंट पैट्रिक से, फिर मेरा मास्टर्स हुआ जो मैंने किया वो 2009 नहीं था, वो 1999 था। 1990। तो वो जब मैंने किया तो मैं साथ, फिर मैंने इनकम टैक्स की प्रैक्टिस की तरफ आया। तो फिर मैंने गवर्नमेंट पे अप्लाई किया इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का। एक फर्म के साथ मैं एसोसिएट था। शोबे वकालत में बेतहाशा शोबे जात मौजूद हैं, टैक्स की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, टैक्स की तरफ इसलिए ख्याल आया कि एक तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना, टैक्स के अंदर डेली बेसिस पे चेंजिंग आती हैं। जी। सुबह हम उठते हैं तो नया सर्कुलर आ जाता है। जी। तो लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपका अकाउंट्स भी होना जरूरी है, आपका टैक्स का के से रिलेटेड आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो उस चीजों पे कि आप बिजनेसमैन को प्रॉपरली एज पर लॉ जो है वो आप उसको सारा एक्सप्लेन कर सकें, ताकि वो डिसीजन लेने में बहुत इजी हो। क्योंकि बिजनेसमैन को चाहिए कि वो पीसफुल माइंड के साथ वो बिजनेस करना चाहता है, ताकि बिजनेस ग्रोथ करे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू जमा कराएगा उसी हिसाब से। सर आपने जब अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, किस कानूनदान की सरबराही से शुरू किया? सर मैंने जो बेसिकली मेरा सबसे जो मेन था, जो रोल मॉडल है मेरे, वो मेरे वालिद साहब थे, अब्दुल गफूर अख्तर जी। और फिर मैंने जो बेसिकली इनिशियल जो स्टार्ट किया था वो अजीज एसोसिएट हारून अजीज साहब के साथ किया था, जो कराची टैक्स बार के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी है। सर कभी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया? बार की सियासत में हमने हिस्सा लिया था जी। और मैं कराची टैक्स बार में एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जी। ऑफिस कौन सा बेरा भी समय, रहा हूँ। सर? मैं तकरीबन अभी 3 साल पहले ही मैंने थोड़ा सा अपने आप को बैक किया था, क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, फैमिली के इश्यूज थे, तो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया था। उससे पहले मैं तकरीबन 5-6 साल से मैं कंटिन्यूसली बार क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का मैं हिस्सा नहीं हूँ। सर टैक्स कंसल्टेंट बनने की क्या शराइत है? देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएशन होना मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपका एक किसी वकील के साथ एसोसिएट होना, जी। फिर उसके बाद आप एफबीआर में चीफ कमिश्नर के पास एक एनरोलमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वो आपका फिर उसको आपके डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू के बाद आपको एक लाइसेंस इशू किया जाता है जी। कि आप एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो गए हैं। फिर उसके ये हमारा फेडरल बोर्ड तक है कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आजकल आपकी टैक्स के हवाले से क्या खिदमत है? देखिए, हम लोग जो है बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न उसको एडवाइजरी देते हैं क्लाइंट्स को, उनकी रिटर्न्स है, डे टू डे इश्यूज अगर उनके आ रहे होते हैं टैक्स रिलेटेड, हम उनको वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो आजकल एफबीआर के नोटिस, भरमार नोटिस हैं, उसके भी कंप्लेंट करते हैं। गैर कानूनी नहीं कहे, बस वो कहते हैं कि ओवरलुक ऑफ लॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद अपील्स हैं या आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर एफटीओज है, तो ये फिर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी हैं? नहीं, एज सच मैं अभी किसी कंपनी का लीगल एडवाइजर नहीं हूँ। जी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और रिटर्न के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की क्या खिदमत है?
देखिए, जो एफबीआर इस वक्त चेंजिंग ला रहे हैं जी। और जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो नो डाउट बहुत अच्छी हैं, चेक एंड बैलेंस भी है, हम्म, और उसके अंदर जो जो लूप होल्स थे पहले वो बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, मिनिमाइज हो चुके हैं, लेकिन उसमें अभी भी काफी सारी चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है जी। कि सिस्टम नहीं चल रहा, एनेक्सर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कैरी फॉरवर्ड का इश्यू आ रहा है, और फिर जब क्योंकि इन जो स्पेसिफिक डेट्स होती हैं सेल टैक्स की, क्योंकि वो तो हर महीने जा रहा होता है, तो उसके ऊपर लोड पड़ता है, जब लोड पड़ता है तो वो सिस्टम स्लो हो जाता है। जी। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि उस कंप्लेन को फौरन रिजॉल्व नहीं किया जाता, उसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो बायर और सेलर जो है उनका इनपुट और आउटपुट का थोड़ा सा मसला आता है। तो ये कम से कम, और क्योंकि इन्होंने अब जो नया इन्होंने सॉफ्टवेयर लाया था जो पिछले साल में IRS 2.0, जी। इन्होंने सब उसके अंदर मर्ज कर दिया, उससे क्या हुआ, वो सिस्टम और हैवी हो गया, तो उसमें थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। और जो सेल टैक्स है, क्योंकि वो सेल टैक्स की शरह बढ़ती जा रही है, जी। तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर में जी। है। और जो महंगाई है और जो जो इस वक्त जो हालात है मुल्क के और आम इंसान के, वो उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो महंगाई के मौके पर हुकूमत अपना खर्चात कम क्यों नहीं करती, अवामी मसाइल को किस तरह उजागर किया जाए? देखिए, बात वही है कि गवर्नमेंट को बहरहाल बहुत दफा मुख्तलिफ फोरम से कहा भी गया है, डिबेट्स भी होती हैं, बजट्स में भी होता है कि हम इतना कट डाउन कर दें, लेकिन गवर्नमेंट उस चीज पे प्रैक्टिकली नहीं आ पा रही है। ऑन पेपर में तो बहुत कुछ है, लेकिन फिजिकल प्रैक्टिकल वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम कि अपनी चीजों को कट ऑफ करना चाहिए, और जो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कट ऑफ करना चाहिए, ताकि वो जो पैसा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए, बच्चों के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए वो यूटिलाइज हो। कराची टैक्स बार हो या पाकिस्तान टैक्स बार, टैक्स बार के हवाले से वकीलों की वेलफेयर के हवाले से बड़े फुकदान पाए जाते हैं, इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? देखिए, वकला का एज ए बार लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची टैक्स बार में या पाकिस्तान टैक्स बार में वकला की वेलफेयर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज भी किया जाता है। हम अपने इनकम टैक्स लॉयर्स को, चाहे वो ITPs हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट्स हो, या वो प्रैक्टिशनर हो, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से बार उनको फैसिलिटेट करता है, सेमिनार भी कंडक्ट करता है, उनकी नॉलेज में इनहांस भी करता है। अभी हमारे जो बार के जो पाकिस्तान टैक्स बार की भी जो है पैट्रन ऑफ चीफ अब्दुल कादिर मेमन साहब, उन्होंने अभी टैक्स एकेडमी भी जो है वो पूरी इस्टेब्लिश हो रही है। तो वो सारी चीजें हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बार लेवल पे और बच्चों की एजुकेशन के लिए हम उस पर काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। FBR की तरफ से टैक्स कवानीन रोजाना की बुनियाद पर पेश किए जा रहे हैं, क्या टैक्स कवानीन पर अमल दरामद भी किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा मानना ये है, या मेरी अपनी राय ये है कि इतना फ्रीक्वेंटली चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बिजनेसमैन के लिए क्रिएट होती है कि पता चला 1 महीने पहले कुछ और कानून था, 1 महीने बाद कुछ और हो गया। तो वो जो चीजें आती हैं उससे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होती है। फिर वो एट द टाइम ऑफ ऑडिट या FBR को नोटिस भेजता है, वहां पे भी चीजें बड़ा प्रॉब्लम कर जाती हैं। तो FBR को एक स्ट्रेट अवे मिनिमम कम से कम 3 साल या 5 साल की एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए कि ये लॉज है, ये पॉलिसीज है, ये सारा स्ट्रक्चर है। सर, पाकिस्तान में आइन, कानून और पॉलिसी बनाई जाती हैं, अमल दरामद नजर नहीं आता, वो रुकावटें कहाँ हैं? सर देखिए, रुकावटें हम फिर उसी पे चले आते हैं कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। हमारे पास जितनी आप चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो उस चीज को यूटिलाइज करने वाले हैं वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से वहां पे आपका फुकदान आ रहा है। आपके ख्याल में टैक्स ना देने वालों पर के खिलाफ क्या पाबंदियां आयद होनी चाहिए? देखिए, ये सवाल आपको बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो नॉन फाइलर्स हैं या जो टैक्स फाइलर नहीं है और वो बिजनेस कर भी रहे हैं,
या छोटा कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो इंगेज जरूर है। जी उनके लिए टैक्स शरह में बढ़ा देनी चाहिए। नॉन फाइलर पे कम से कम उनको 25% टैक्स लगना चाहिए, चाहे वो कैश ड्रॉ हो, सिंगल पैसा भी अगर वो कैश ड्रॉ करते हैं तो उस पे लगना चाहिए। उनको हर जगह पे मिनिमम 25% के तहत उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए। उनके तो चेक सर, आपके तजुर्बात की रोशनी में नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जा सकती देखिए, इसके लिए इन्होंने एक बनाया था डिपार्टमेंट जी ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स का। तो ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स ने क्या वर्किंग की, जी हमारे यहाँ मुश्किल से 4 to 5 मिलियन के करीब अराउंड इसी के आसपास हमारे टोटल टैक्स पेयर जी। है। अगर उसको भी हम डिवाइड करें 3 पोर्शंस में कि कंपनीज का क्या परसेंटेज है, बिजनेस का क्या है, सैलरीज क्या है, और बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट जो लोग हैं वो कितना फाइल कर रहे हैं, तो वो आपके सामने ऑलमोस्ट उसका भी 50% से कम होगा। जी सबसे पहले तो ये कि इनको ये जो नोटिस भेजते हैं, अब एक ही टैक्स पेयर को, जो टैक्स पेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जी। उन्हीं को बार बार वो नोटिस भेजते हैं और उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करते हैं। एट द एंड लास्ट फ्यू इयर्स में आपने भी देखा होगा और गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या मल्टीनेशनल फर्म्स ने अपने यूनिट्स वाइंड अप करके चले गए, या लोगों ने अपने बिजनेस को बेच के बाहर मूव हो गए। उसका रीजन ये अनसर्टेनिटी है मुल्क में, और उसके बाद जो हमारे टैक्सेस की शरह है वो इतनी ह्यूज हो गई है कि, और फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस है वो इतना हो गया है कि वो प्रॉफिट मार्जिन जो रह गया वो कम रह गया। जी इनको फोकस करना चाहिए नॉन फाइलर्स के ऊपर, टीमें बननी चाहिए। टीमें बन के ऑन स्पॉट उनको डिजिटल तरीके से ऑन स्पॉट, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसी वक्त उसको रजिस्टर्ड करें, जी उसी प्रीमिसेस पे, उसी पे कि क्योंकि एफबीआर का बंदा जाएगा जी। और वहां पे जो बिजनेसमैन होगा वो वहां खड़ा होगा। क्या आप समझते हैं कि एफबीआर की टीमें अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रही? उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे पा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मसला ये होता है कि हमारे ऊपर आईएमएफ का भी प्रेशर होता है गवर्नमेंट को। अब आप ये देख लें कि हर क्वार्टरली या हर मैंडेट के ऊपर डिपार्टमेंट को, एफबीआर के ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपने ये टारगेट पूरा करना है। तो जो इनकी जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं जिनका काम है कि भाई वो नए टैक्स पेयर को ढूंढे, वहां जाएं, वहां जाके लेकर आए, उनको रजिस्टर करें। हम ये कह रहे हैं कि वहां पर आप रजिस्टर जरूर करें, उनको लेकर भी आए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। वहां पर जाए, उनके पास डिवाइस होनी चाहिए। ताजिरों को किस तरह नेट टैक्स नेट पर लाया जाए? देखिए, उसका वही मैं बता रहा था कि इसको नेट टैक्स नेट पे ऐसे आएगा कि जब एफबीआर की टीम्स या जो भी कंसर्न यूनिट्स होंगे जोन वाइज या एरिया वाइज, उनके लिए टारगेट होना चाहिए। वो जाए, वहां पे डिवाइस लेके जाए, वहां पे जो प्रीमिसेस पे होगा उसका एनआईसी लें, उसको डिजिटल तरीके से उसी वक्त रजिस्टर्ड करें। उसका घर का एड्रेस है, उसका मोबाइल है, उसका शॉप का एड्रेस है, सब चीजें वहीं रजिस्टर करें। और उसके बाद उसको आप जो है 1 महीने का टाइम दें कि भाई 1 महीने का टाइम है, आप अपना जो टैक्स रिटर्न है वो प्रॉपरली फाइल करें विद ड्यू जो टैक्स बनता है। अदरवाइज फिर आपके ऊपर जो भी इनकम टैक्स के सेक्शन है उसके तहत हम आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उस टाइम के लिए जो भी आप टाइम देते हैं 30 डेज का या 15 डेज का, वॉट एवर जो भी टाइम देते हैं, उस टाइम पे अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो उसके ऊपर प्लेंटी, लेट फाइलर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको फौरन फाइलर कर देना चाहिए। आपकी निगाह में एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर रखने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो पेमेंट्स होती हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स हो, रिकॉर्ड्स हो, रिकंसिलेशंस हो, ये सारी चीजें उसके लिए होना जरूरी है, ताकि कल को हमें अगर गवर्नमेंट हमसे कोई सवाल करती है तो हम उसको प्रॉपरली, एक बिजनेसमैन का भी पीसफुल माइंड होगा कि मेरी तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड है, मुझसे किसी भी स्टेज पे पूछा जाएगा तो मैं ये चीजें दे सकता हूँ। नई टैक्स तरमीम एफबीआर को कारोबारी इदारों, फैक्ट्रियों में पैदावार माल की तरसेल का अख्तियार कैसे दिया गया? देखिए, ये चीज बेसिकली गलत है जी। इसको थोड़ा सा इनको रिविजिट करना चाहिए। अगर इनको किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर डाउटफुल है
जी। या डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी कानून है, जी। तो आप उसकी प्रीमिसेस पे जाके इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। एक तो वो अनसेव हो जाता है कि यार एफबीआर की टीम बैठी हुई है, ये चीजें, तो वो उस वजह से अनसेव हो जाता है। जी। जब आपने पीओएस भी कर दिया है, दूसरी चीजें भी आप ले आए, इंटीग्रेशन भी ले आए हैं, तो आई थिंक सो कि ये चीजों को नहीं होना चाहिए। और फिर जब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, जब आप उनको सेल टैक्स में जो लोग हैं, तो वो ऑलरेडी अपना स्टॉक भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। और जब आपकी, अब इनको ये करना चाहिए कि जितने भी बिजनेस है, जो ट्रेडर्स हो, होलसेलर हो, रिटेलर्स हो, मैन्युफैक्चर, इनको एफबीआर के सिस्टम से जैसे पीओएस इनवॉइस है, इस तरह इनवॉइस जनरेट कंपलसरी कर देनी चाहिए। वो जब हो जाएगी तो आपका चीजें खत्म हो जाएगी। और एक चीज और है कि अगर इनको जो है वो जो स्टॉक्स की इन्वेंट्री है, उसके लिए इनको एनेक्शन एफ पे काम करना है कि मुल्क में तवानाई दौरान बड़ी टैक्सेस, सनतकारी शोबा परेशान, हल क्या है और जिम्मेदार कौन है? हल तो ये है कि हमें बहुत सारी चीजों को अन्य, क्योंकि देखें जो हमारे कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, आप ले लें कि मेजर एक्सपेंस बिजली होता है, जी। गैस होता है, पेट्रोल होता है, ये समझ लें, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है। बिजली आपकी महंगी, जी। गैस आपकी महंगी, जी। पेट्रोल आपका महंगा, और उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो बढ़ जाता है। जी, कि बिल्कुल। बिजली के बिलों में अगर आप देखे जाए, अगर एक रेजिडेंशियल का बिल 18,000 है, जी। तो उसका बिल 26,000 बनता है टैक्सेस लगा के। तो अब अगर आप उसकी कंपैरिजन कर लें, तो वो मोरलेस 50% से भी क्रॉस करता है। यही हाल कमर्शियल में, कमर्शियल के यूनिट रेट ज्यादा है, फिर उस पर टैक्सेस लगाएं, तो वो और तबाही की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद जो सोलर के ऊपर ये आजकल कर रहे हैं कि सोलर पे भी टैक्स देते हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, तो ये चीज और उनके लिए अफेक्टिव हो रही है, नुकसानदेह हो रही है। तो उनको पीसफुल माइंड नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत वक्त पेट्रोलियम में 80% टैक्स वसूल कर रही है। माफिया अहम किरदार अदा कर रहा है। इस माफिया को कैसे जड़ से निकालें? देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले आपको आईएमएफ जी। और इनसे निकलना पड़ेगा। कुछ टाइम पीरियड आएगा, हार्ड होगा सबके लिए, तो वो जो पीरियड आप निकाल लेंगे तो उसके बाद कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ नहीं कर रही। नहीं कर रही। जब तक वो कट ऑफ नहीं करेगा, आपका बजट है 1000 मिलियन का, फॉर एग्जांपल, आपके एक्सपेंस है 15,000 मिलियन की, तो आप वो जो 5,000 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, वो कहां से कहाँ से बोलोगे? बोलोगे? तो वो बाहर चलेंगे। जब बाहर चलेंगे, फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे, तो वो आपके लिए एक नुकसान, वो बल्कि कम होने से वो बढ़ता जा रहा है। आपकी निगाह में सर, क्या हुकूमत वक्त ताजिरों को रिलीफ देने में आगाही फराहम करेगी? सर, देना चाहिए। जी। अगर नहीं देगी तो आपके मुल्क में बहुत ज्यादा चीजों का फुकदान आता चला जाएगा। इंडस्ट्रीज बंद होने से आपकी मैन पावर हिट होती है, जी। आपकी प्रोडक्शन हिट होती है, ये चीजें आपके लिए नुकसानदेह। तो बिजनेसमैन तो अपना वाइंड अप करके बाहर भी जा सकता है, जी। वो कहीं इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकता है कि बैंक में प्रॉफिट ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दो, उसको प्रॉफिट। लेकिन आप जब तक एक आम आदमी को बाय करने की पावर नहीं देंगे, उसके माशी हालात सही नहीं होंगे, उसके बाद परचेजिंग की पावर नहीं होगी, तो आपकी कोई भी इंडस्ट्री बूस्ट नहीं कर सकती। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, बिजनेसमैन को आप कॉस्ट कटिंग करके देंगे, कम कॉस्ट में चीजें उनको अगर प्रोवाइड होंगी, तो वो मार्केट में कम प्राइसेस में सेल होगी और लोग परचेज करेंगे। अच्छा, कम बाय से बेहतर है, बल्क क्वांटिटी में बाय करने में आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। जी। तो जब आपकी चीजें ज्यादा बिकेंगी, जी। तो आपको प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट होगा। दूसरा ये कि इनको, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अननेसेसरी जो इंपोर्ट होती है, जी। जिसकी प्रोडक्शन या जिसके वसाइल पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनको 100% बैन करना चाहिए। उससे आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ेगा, और उससे आपकी जो लोकल जो आइटम्स है, जी। वो आपके बहुत अच्छे। प्रॉपर्टी हो या ट्रांसपोर्ट की खरीद फरोख्त पर भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। कितना टैक्स होना चाहिए प्रॉपर्टी पे और ट्रांसपोर्ट? अच्छा, हाँ, देखिए, प्रॉपर्टी पे जो है, अभी इन्होंने जो इनाउंस किया है कि बायर के लिए वो 4.5 करा है,
और 1.5 जो है वो सेलर जी। सेलर के लिए 4.5 है और बायर के लिए 1.5 है। जी। तो मेरा ये है कि ये बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तो ये है कि हम ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है वो टैक्स दे रहा है, जी। जो प्रॉपर्टी बनाई वो ऑलरेडी टैक्स पे करके ही पैसों से बनाई। बिल्कुल जी। फिर जब वो सेल कर रहा है तो आप उससे मतलब जो बाय कर रहा है वो 1.5% टैक्स दे रहा है। फिर अगर वो भी पे कर रहा है, फिर उसके बाद वो अपनी ड्यूटीज भी दे रहा है, जी। फिर उसके लिए फिर वो रिफंड गवर्नमेंट देती नहीं है, वहां जाके वो फिर फंस जाता है। इसी तरह जब वो आगे 5 साल बाद 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी बेचता है, किसी अच्छी जगह पे मूव होता है या किसी सेफ एरिया में मूव होता है, तो वो जब बेचता है तो इस वक्त के कानून से वो 4.5% टैक्स दे। तो फिर वो रिपीट है कि जिस प्रॉपर्टी पे वो टैक्स दे चुका है उस प्रॉपर्टी पे वो दोबारा टैक्स दे। फिर उसके अलावा कि गवर्नमेंट ने जो 7 ही लाए थे जी। प्रॉपर्टी टैक्स जो है कि उसकी वैल्यूएशन आप निकाल लें, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक अलग है, जी। जिसका कि आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो टैक्स भी इंपोज है। तो आप तो यही कर रहे हैं कि एक टैक्स पेयर को आप मुख्तलिफ सिनेरियो पे उसको मुख्तलिफ जगहों से उसको निचोड़ते चले आएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो सर आपकी निगाह में हल क्या है इनका? इनको ये चीजें खत्म करनी चाहिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि सही है, अगर इंसान फाइलर है, एक फाइलर टैक्स पे कर रहा है, अगर एक फाइलर है तो जब वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो अलॉन्ग विद द वेल्थ स्टेटमेंट है। अगर प्रॉपर्टी वेल्थ में डिक्लेयर्ड है और उसकी हमारी कॉस्ट वैल्यू डिक्लेयर है, क्योंकि हम कॉस्ट वैल्यू डिक्लेयर होती है, तो उस कॉस्ट वैल्यू डिक्लेयर में अगर वो बेचना चाह रहा है तो वो उसको क्लिक करे और वहां से उसका एक सर्टिफिकेट आ जाए कि भाई ये टैक्स पेयर और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और कोई इसके ऊपर लिटिगेशन कोई इस तरह का नहीं है, और उसी ब्याह पे वो प्रॉपर्टी विदाउट एनी टैक्स वो ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ठीक है। प्रोविंस गवर्नमेंट का वो टैक्स ले ले, वो प्रोविंस गवर्नमेंट अपना टैक्स ले ले, लेकिन फेडरल टैक्स जो है वो इसमें से वो अब जो नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर आप टैक्स हाई कर दो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि गवर्नमेंट ने इतना रिफंड देना है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, महीने क्या होने जा रहा है या बजट के मौके पर क्या होने जा रहा है? देखिए, बजट पे तो अब इन्होंने प्रपोजल्स मांगे हैं, हम पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार, फेडरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अपने बजट देंगे कि हमारे राय में ये है, ये हमारा ये है कि अब इनको कुछ रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि लोगों की, बिजनेसमैन की, एक आम आदमी की कमर टूट गई है। जी बिल्कुल। तो इनको अब पेट्रोल 395 तकरीबन ऑलमोस्ट चल रहा है, 400 तकरीबन 400 समझ लेना, अभी 394 पॉइंट समथिंग है, मतलब 395 हो गया। तो अब जब पेट्रोल बढ़ता है तो आपकी तमाम चीजें ऑटोमेटिक हिट होती हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कोई चीजें कम नहीं होती। तो चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, वो मैकेनिज्म ही नहीं है, वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि जिससे आप उसको ट्रेस करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो कम से कम इनको टैक्स रेट की शरह में कमी करनी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीढ़ की हड्डी रखती है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बड़े खदशात पाए जा रहे हैं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या खिदमत है? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपने लेवल पे बहुत स्ट्रगल करता है, मीटिंगें होती हैं, अच्छे प्रपोजल भी होते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अवानों में बैठे हैं, वो उसको किस नजर से देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें शेक हैंड मिला के चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो टैक्स पेयर है और जो गवर्नमेंट है वो दोनों टेबल के आर पार हैं हम दोनों, और हम लोगों को साथ मिलकर चलना है। तो हमें उनको प्रिविलेज देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके लिए आसानियां पैदा करनी, ना कि हम एक नॉन फाइलर ये कहता है मैंने तो 0.8% 2% टैक्स दे दिया, मैं इस चीज से बरी जिम्मा। जो टैक्स पेयर है वो बेचारा मर रहा है, वो 1% जरूर दे रहा है, लेकिन उसको जो कॉन्सिक्वेंट बात पे आ रहे हैं वो फेस करने बहुत पड़ रहा है। तो इसलिए उनको जो नॉन फाइलर है उसको पकड़ना चाहिए। यहाँ पे जो फाइलर्स टैक्स नेट पे जो लोग हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, टैक्स रेट्स में कमी करनी चाहिए। यहाँ के आज हमारे मुल्क में कंपनी के टैक्स रेट से ज्यादा बिजनेस इंडिविजुअल भी सर आप क्या समझते हैं कि बजट के मौके पर वजारत खजाना
कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार करेगी? सर करनी चाहिए। देखिए पहला तो यह है कि इनको कम से कम 10% जो है, जी मतलब अगर 45% का थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड जो है, जी। तो वो कम से कम रिड्यूसली 10% कम करें, उसको 35 पे लाए और फिर उसको ग्रेजुअली कमी पे ले जाएं कि बेसिक इसकी। आज 6 लाख रुपए जो इन्होंने मिनिमम एग्जाम्पशन दी हुई है, उस 6 लाख पे आज एक घर का गुजारा नहीं, बिल्कुल। उसके अपने एक्सपेंसेस नहीं है। वो गवर्नमेंट को 6 लाख पे टैक्स देगा, या वो बच्चों को एजुकेशन देगा, या वो बिजली, एक नॉर्मल बिजली का बिल एक आम बंदे का कम से कम 10-12 हजार। बिल्कुल ऐसे ही। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में चले जाए तो उसकी फीस भी कम से कम 8-10 हजार बिल्कुल रुपए ऐसे ही। मरे से मरा। उसके बाद गवर्नमेंट में वो हाल नहीं है, तो इनको ग्रेजुअली कम करना चाहिए जी। और कम करने के बाद इनको जो नॉन फाइलर है उसकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। IMF की नई शराइत को कैसे काबू किया जा सकता है? देखिए IMF की नई शरह को अब काबू करने के लिए आपको फिर वही बात आएगी कि आप इंपोर्ट को थोड़ा, क्योंकि बीच में इन्होंने इंपोर्ट बंद की थी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट, इंपोर्ट बंद करें, कर्ज, अपने बजट्स को कम करें, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसको कट ऑफ करें, अपने प्रोटोकॉल्स को कम करें, अपने जो हाउसेज हैं जी उनको कम करें, वो चीजें आवाम पे लगाएं। वो उससे ये करें कि जैसे अब मेरी अपनी जाती राय है कि जो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट बनाया है वो दूसरा, मैं कहता हूं इनको नहीं होना चाहिए। Right. इसकी जगह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए, उन यूनिट्स में लोग नौकरियां करें, जी उनको रोजगार मिले, वो मेहनत करें, कमाएं, उनका फ्यूचर बने। जब वो बनेगा, बनने के बाद आपको प्रॉफिट्स होंगे, आप प्रॉफिट से नई इंडस्ट्री में। देखिए बाहर के यूरोपियन कंट्री में आप घर नहीं ले सकते, जी। आपको मॉर्गेज के थ्रू लेना पड़ता है, उस मॉर्गेज से गवर्नमेंट भी कमाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरीके से इनको भी अपने रास्ते खोलने चाहिए कि हम ये चीज करेंगे तो इससे लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, लोग अपने रोजगार में भी लगेंगे। क्योंकि आजकल हम लोग, फिर वही बात है कि हमारे मोस्टली चाहे हुक्मरान हो चाहे एक आम पब्लिक हो, उसका हाथ नीचे की तरफ होता है, जी बिल्कुल। जबकि इस्लाम में भी देखा जाए तो ये गलत है। जी तो आप उनको खुद कफील नहीं बना रहे, आप उनको बैठ के दे रहे हो कि ये ले लो। सर खामियों के हवाले से बेहताशा बातें की जाती हैं, अजान करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? सर क्योंकि हम अपने गिरेबान में अगर जिस दिन झांकेंगे ना और हम अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर लेंगे तो सब चीजें सही हो जाएगी, सारा मामला हल हो जाएंगे। टेस्ट खामियों का हल क्या है? देखिए टैक्स खामियों का हल यह है कि अकाउंटेबिलिटी हो, इनको सिस्टम अपग्रेड करें, प्रॉपर सिस्टम्स हो, उसकी आफ्टर जो सर्विस है या जो भी उसके जो पहलूज है मुख्तलिफ के, जब डेटा एंट्री हो रहा होता है, डेटा सेव हो रहा होता है, उसकी जो स्पीड्स है ये एक प्रॉपर वे में मेंटेन होनी चाहिए ताकि लोग वक्त पे रिटर्न भी फाइल करें, वक्त पे टैक्स भी दें। उसके साथ इनको ये चाहिए कि जो हम कंप्लायंस करते हैं, जी चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे वो उसके कंसल्टेंट्स हो, जब वो फाइल करते हैं तो इस पे इतनी कैपेसिटी बाइट्स होना चाहिए कि वो एक फाइल अपलोड हो जाए, क्योंकि एक फाइल अपलोड करने के लिए हमें मुख्तलिफ सेक्शन बनाने पड़ते हैं। फिर उसको जब हम लोड कर देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता जी, है। बिल्कुल। जब नोटिस भेजता है जबकि वो ऑलरेडी चीज अवेलेबल है, जी तो अगर कोई ऐसा नोटिस आए कि टैक्स पेयर ने या कंसल्टेंट ने कोई रिप्लाई करा, जवाब दिया, तो उस जवाब को कंसीडर किए बगैर अगर कोई नोटिस दोबारा इशू आ जाए, जो होता है कि जस्ट रिमाइंडर, सिर्फ 2 लाइनें, जी उसमें कोई पिन पॉइंट नहीं किया जाता कि भाई ये आपने लेटर भेजा था, ये हमने थोड़ी देख लिया, इसमें ये बेसिकली चीजें मिसिंग है तो काइंडली इसको आप हमें प्रोवाइड कर दें। जी इस तरह का लेटर नहीं आता, वो सिंपल क्या आता है कि वो रिमाइंडर आ गया, तो उस जिस ऑफिसर ने भेजा है उसके चीफ कमिश्नर्स एडिशनल कमिश्नर, उस ऑफिसर की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसने कैसे भेज दिया विदाउट किसी चीज जबकि on the record है। ऑन द रिकॉर्ड। और टैक्स पेयर, जो मैं आपसे बहरहाल कहता हूं कि टैक्स पे फ्री माइंडेड बिजनेस करना चाहता है, वो इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो एक ही रिपीट, और फिर एफबीआर ने 12 काफी सर्कुलर्स भी निकाले, नोटिफिकेशन भी निकाले कि आपको टैक्स पेयर को एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए, लेकिन जबकि आजकल जो रीजनेबल टाइम है वो है ही नहीं।
7 दिन का नोटिस होता है, 4 दिन का नोटिस होता है, 6 दिन का, जिसमें 2 दिन छुट्टी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो ये चीजें अननेसेसरी हर्डल्स हैं मेंटली टैक्स पेयर के लिए। हरासमेंट कह लें आप एक लफ्ज में, या मेंटली टॉर्चर कह रहे हैं, वो इससे टॉर्चर कि वो अपना बिजनेस छोड़ दे, फौरन इस चीज पे लग जाए। जी। वो अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ लगेगा, वो अपने चार्ट अकाउंटेंट के साथ लगेगा, उन चीजों को फाइनलाइज करेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये है कि अगर इन्होंने ऑडिट करना है, ये करें। तो सर आपकी निगाह में इस माफिया को कैसे रोका जाए? देखिए, इस माफिया को इनको देखिए, इसमें ये होना चाहिए कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम 5 इयर्स में वंस अ टाइम एक कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं या एक टैक्स पेयर का ऑडिट करते हैं। वो इन्होंने बाद में चेंज करते चले गए। हमारा सवाल ये है, हम ये चाहते हैं वंस ऑडिट हो, जी। चाहे आप 3 साल में करें चाहे 5 साल में, एवरी ईयर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 161 भी कवर हो, जी। उसके अंदर 122(5) भी कवर हो, उसके अंदर 111 भी कवर हो, उसके अंदर 122(9) भी हो, उसके अंदर 177 भी हो। वंस ऑडिट होना चाहिए। ये ना हो कि ऑडिट हो गया फिर उसके बाद 122(5) आ रहा है, फिर उसके बाद 161 आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। ये ना होना चाहिए। एक दफा आप, क्योंकि देखिए, जब मैं ऑडिट करवाता हूँ जी। या मेरा ऑडिट होता है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूँ, Right. उस ब्याज पे वो ऑडिट करता है। जी। दूसरे ही FBR में ही फिर आपको विद होल्डिंग का नोटिस आ जाता है। विद होल्डिंग में फिर आप डॉक्यूमेंट दो, फिर वो उसको देखेगा, फिर उसमें जो भी कमी पेश होगी वो टैक्स लगाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आता है 111 कि कोई चीज रह गई, फिर आ जाओ 122(5) डेफिनेट। अब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इनके पास होती नहीं, रिटर्न से निकालता उसको 122(5) कर देता। क्यों? अब आपको पता होगा अभी FCC ने एक जजमेंट की है 4C के ऊपर। अब 4C का ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर आया, डिपार्टमेंट नोटिस भेजना शुरू कर दिया। भाई डिटेल ऑर्डर आने, उस पर चीजें क्या क्या कवर हुई, जैसे कि उस पर अभी कैपिटल गेन को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। चीफ कमिश्नर से लेकर नीचे तक इन ऑफिसरों का किबला कैसे जरूरत किया जाए? सर, जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जब आप देखें, अब आपका अपील फॉरम जो है, CIR अपील जो है, वो आपके देखा जाए उसमें वो FBR की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, जबकि उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में होना चाहिए। और उसमें आपके जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट है, ताकि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा टैक्स पेयर का और डिपार्टमेंट का, तो वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। अब हो क्या रहा है, कमिश्नर अपील वो चीजें नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रेशर्स होते हैं। फिर आप ट्रिब्यूनल चले जाओ, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट के बाद आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह या आप FTF चले जाओ। अब कोर्टों पे भी भरमार पड़ गई है, केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कभी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ रहे, कभी चीजें नहीं हो रही। ये चीजें बड़ी मिसमैनेज हुई है, इनको करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जो है रुकावट है। अब मैं कहता हूं, जब आपकी दो से 3 होनी चाहिए फॉर्म। एक आपका कमिश्नर अपील होना चाहिए, जो कि जब रिटायर्ड जजेस होंगे और वो मेरिट पे आएंगे तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिसीजन देंगे। ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सही है, जब अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, टैक्स पेयर सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ट्रिब्यूनल में चले। ट्रिब्यूनल के बाद आपका विंडो बंद होनी चाहिए, और फिर आपके पास FTO है। अगर नहीं हो रहा तो आप FTO चले जाओ। लेकिन फिर वो हाई कोर्ट और इनको जो है अननेसेसरी, इनके ऊपर बर्डन बहुत हो गया। अब FCC बनाइए, या उसके बाद फिर वो फेडरल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर चले, तो उससे क्या होगा तो, और होना ये चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि एक तो इनको हर नोटिस का टाइम पीरियड होना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ टाइम होना चाहिए। अब एक नोटिस मुझे इश्यू होता है फॉर एग्जांपल 2019 में या 2021 में होता है। अब वो नोटिस का मैं रिप्लाई कर देता हम लोग, या टैक्स पे रिप्लाई कर देता है, वो रिप्लाई पड़ा रहता है। अब क्योंकि टाइम बार हो रहा है तो डिपार्टमेंट वो नोटिस के बाद कार्रवाई शुरू कर देता है, 5 साल 4 साल, वो एक हैजल है। तो लिहाजा अगर विद इन अ टाइम, विद इन अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, जो इन्होंने 122(9) में की थी, उसी तरह ये इन नोटिस को भी कर दें, जिसमें आपका तमाम नोटिस हो, तो उससे इनके ऊपर एक तो लोड वर्क कम हो जाएगा, इनके केसेस तरीके से फाइनलाइज होंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी लोड ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब 2020 के भी नोटिस हैं, 2021 भी है, 22 भी है, 23 भी, 24, फिर बजट भी है।
तो वो क्या करते हैं, अच्छा इसमें तो 5 साल है, 4 साल पहले दूसरा नोटिस कर दो, तो वो नोटिस और पेंडेंसी बढ़ती जाती है। ये पेंडेंसी खत्म करें, 5 साल तक ये टैक्स पेयर को कोई नोटिस ना भेजे अनटिल अगर उसमें कोई मेजर डिफेक्ट या मेजर डिस्क्रिपेंसीज ना हो, उनको नोटिस दे। 5 साल ये नॉन फाइलर्स के ऊपर लग जाए और ये टारगेट करें, क्योंकि नॉन फाइलर बहुत है। ऐसी भी आपके ख्याल में इंसाफ के हवाले से, इंसाफ की फरहमी के हवाले से कहाँ रुकावटें पेश आ रही हैं और इनका हल क्या है? देखिए, आपके पास जब तक राइट फॉरम पे राइट पर्सन नहीं होगा तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जी जब तक इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन नहीं होगी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज को हटा देना चाहिए। राइट। गवर्नमेंट अपने, देखिए एक डिपार्टमेंट अपने ही ऑडिट कैसे कर सकता है, अपने ऑर्डर को कैसे गलत कर सकता है, जी तो उसके लिए दूसरा फोरम होना चाहिए। इसीलिए सीआईआर अपील, जो कि कराची टैक्स बार ने भी, पाकिस्तान टैक्स बार ने भी काफी दफा कहा है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जजेस होने चाहिए। तो हुकूमत इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती सर? हुकूमत के देखिए अपने इंटरेस्ट है, जी वो इंटरेस्ट देखिए, हमें मुल्क के लिए सोचना है, जी बिल्कुल। हमें बालातर होकर सोचना है, हमने ये सोचना है मुल्क वहां तरक्की करता है जहां पे इंसाफ हो। अब एक टैक्स पेयर को अगर इंसाफ के दरवाजे बंद होते चले जाएंगे तो वो क्या करेगा? तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहेगा मैं कारोबारी बनूं। माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक अवामी सबसे ज्यादा टैक्स पे करती चली आई है। अवाम का मुतालबा है कि पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, तो हम टैक्स देने को तैयार कैसे हो सकते हैं? इसका हल क्या है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इसको एक अलग सिनेरियो में सोच देखता हूँ। ये सवाल जब मैं प्रैक्टिस में आए थे, मेरे बहुत दया गवर्नमेंट हमें देती क्या जो हमने, मेरा सवाल अब चेंज हो गया है, क्योंकि अब मैं बैठता हूँ, हमें पता चलता है एक घर में एक वालिद है, एक मर्द हो गया, एक मियाँ बीवी हो गया, बच्चे हो गए। अब फर्ज कह रहे हैं मियाँ बीवी जब थे तो 2 लोग थे, उनका खर्चा होगा 10,000 रुपए, कमाने वाला वो एक शख्स। अब वो बढ़ते बढ़ते बच्चे पैदा हो गए, खर्चा थोड़ा बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, फिर बच्चे चले गए स्कूल, वो 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, कमाने वाला वो एक शख्स। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि एक बंदा पूरे घर को, निजाम को चलाए? इसलिए दूसरे बच्चों को, दूसरे फैमिली मेंबर को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तो एक वो टैक्स जो रेशियो है वो कम कैसे होगा, और जब हम टैक्स देंगे तो हम पूरे फिर खड़े होने के काबिल हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सेल टैक्स ले रही है, पर लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप उसको देखिए, ये उस वक्त बेनिफिट मिलेगा जिस वक्त एक फाइलर, एक बंदा टैक्स नेट में आएगा, वो टैक्स देगा, उसको चीजें कम रेट में मिलेंगी, उसको डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगी, तो वो आपके नेट पे आएगा। आप ये कर दो, गवर्नमेंट ने दवा किया था कि उन्होंने टैक्स पेयर का कार्ड बनाया था, वो बेसिकली वो करें कार्ड डिजिटलाइज सिस्टम, कि जो नॉर्मल, जो जैसे हम रेगुलर अपनी रिटर्न फाइल्स करते हैं, तो वो कार्ड उस वन टाइम इशू है, वो अपग्रेड होता रहे। अब उसके ऊपर वो कार्ड अगर जाता है, मैं जाता हूं ग्रोसरी लेने, तो ग्रोसरी लेने अगर मैं वो कार्ड के थ्रू परचेस करता हूं कि भाई ये मेरा कार्ड स्विप करके मैं परचेस कर रहा हूं, तो उसकी बिल के ऊपर आप मुझसे सेल टैक्स ना लें और उसमें मुझे 5% का डिस्काउंट दे दें। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि एक बंदा कितने की ग्रोसरी कर रहा है या क्या ले रहा है। जी बिल्कुल। दूसरा, उसको डिस्काउंट मिलेगा मार्केट से, उसको मोरलेस 23-24% डिस्काउंट मिल गया, कि सेल टैक्स भी हट गया, ये भी मिल गया। तो लोगों को जब ये बेनिफिट नजर आएगा, लोग और टैक्स नेट में आएंगे कि हमें चीजें सस्ती मिल रही हैं। आज अगर आपके पास इनका सारा डेटा है, तो इस सिलसिले में आगाही किस तरह? देखिए, इनके पास सारा डेटा है जी, जो टैक्स पेयर है उसकी हर डेटा इनके पास है। क्या ये उस डेटा से बैंकों का डेटा है, कितने अकाउंट होल्डर हैं, मोबाइल्स कंपनी के अंदर कितने मोबाइल्स कंपनी, हमारे जो मोबाइल्स है वो रजिस्टर्ड है, और हर कनेक्शन के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। इसी तरह बिजली के लाइन है, ये डेटा कैसे कलेक्ट नहीं कर, इनके पास सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकते हैं। अमल दरामद नहीं है, यूनिट नहीं है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है।
कि हर काम में इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस है। एफबीआर को कैसे मजबूत और बहाल बनाया जाए? देखिए, एफबीआर को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और एफबीआर को अपने एंड पे एक पूरा वर्किंग करनी चाहिए। देखिए, इनको हम कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमारा ये है कि फॉर एग्जांपल अब बजट आ रहा है जी इनको चाहिए 5 साल के लिए इम्यूनिटी वो डालें, एक सेल्फ स्कीम डालें जी कि लोग अपनी रिटर्न से जो लास्ट टैक्स दिया है उससे बढ़ा के कैश की सूरत में अगर जमा कराते हैं तो हम उसका ऑडिट नहीं करते। राइट अगर वो इतना बढ़ा देते हैं तो हम उसको तमाम ऑडिट प्रोसीडिंग से 111 हो, 122 हो, 161 हो और इनसे मुस्तस्ना कर देते हैं। राइट उसमें 10 कर दे, 20 कर दे, वॉट एवर जो उसको अवेल करना चाहे वो कर ले 5 साल के लिए। और जो नहीं करना चाहते वो अपना जो भी कानून के अंदर, हमारे लॉ के अंदर जो प्रोविजन है वो अप्लाई कर दे। एक तो ये करें, इससे इनका काम का बर्डन बहुत कम हो जाए। लोग टैक्स देना चाहते जी, हैं, बिल्कुल। बिजनेसमैन टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन हडल्स नहीं लेना चाहता। जो कि हडल्स, अब जब ये एक पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाएगी, ये अगर बन जाता है, आई थिंक सो के ये 5 साल अपनी एफबीआर टीम को, आधी टीम को, हर यूनिट के, हर जोन के, हर आरटीओ के आधे स्टाफ विद एडिशनल कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, इनकी टीमें बना दें और ये अपने अपने एरिया जो डिफाइंड है वहां पर जाके ये नए टैक्स पेयर को ऑन स्पॉट रजिस्टर करें। right. जैसे अभी लोकल गवर्नमेंट में चलान का देखो हो गया, लेकिन बीच में हुआ था कि आपका ऑन स्पॉट वहीं से चलान निकाल, तो इनको ऑन स्पॉट डिवाइसेस पे वहीं पर उसका थंब लें, डिवाइस पे रजिस्टर करें, वो रजिस्टर हो जाएगा। तो आपका टैक्स नेट ऑटोमेटिक बढ़ता चले जाएगा और आपके जो आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें आपके काफी सारी चीजें जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ चली जाएगी। और इस दौरान जो आपके सिस्टम पे लूप होल्स हैं या जो उसके अंदर एरर्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से और मॉडिफाई करके अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले हर सिटीज में, जी कराची, पंजाब, जो भी मेजर सिटीज हैं, वहां पे कम से कम मुख्तलिफ एरियाज में सेमिनार कंडक्ट करे, अवेयरनेस का प्रोग्राम कराए, वो पूरा सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ उसको पूरा एक्सप्लेन करें ताकि आप और उसमें बिजनेस कम्युनिटी को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बार्स को इनवाइट किया जाए जी और उसके बाद उस पूरे सॉफ्टवेयर का उनको रिव्यू दिया जाए कि ये बना है, इसको इस तरीके से ये उसमें क्वेश्चन, ताकि एक तो अवेयरनेस पे लोगों में पैदा होगी, दूसरा लोगों का विजन क्लियर होगा, दूसरा ये जो इकदाम होंगे उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेनिफिट बहुत मिलेगा, उससे चोरी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी ये होता है कि टेलीफोन कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटीज है, या जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स को छोड़ के बाकी जो इस तरह के रिटेलर्स हैं, यहाँ पे टैक्सेस लिए तो जाते हैं पर दिए नहीं जाते। तो जब एफबीआर का कार्ड होगा, मैं जाहिर बात है, मुझे अगर एक चीज 25 रुपए मतलब 100 रुपए की मिल रही है तो मैं तो दुकानदार को बोलूंगा भाई ये कार्ड है, तो वो चीज मुझे 75 की मिलेगी। जी बिल्कुल। तो दुकानदार वो चोरी नहीं कर सकता। अब जब वो उसने कार्ड स्विप हुआ, जब कार्ड स्विप हो गया, एफबीआर के साथ इंटीग्रेट हो गया ना, जैसे पीओएस का, तो वो रिकॉर्ड चला गया। एंटीन कार्ड है। हाँ, वो नहीं, एंटीन कार्ड तो आपका नॉर्मल है, लेकिन जैसे डेबिट कार्ड है, आपने वो करा, आपकी आइडेंटिफाई, भाई इस बंदे ने इस टाइम में ये कार्ड नंबर उसका अलॉट हो गया, ये इसने परचेज, वो परचेज, वो जो पीएस लगेगा उसके तहत वो पर्ची निकल आएगी, तो आपकी चोरी खत्म हो गई। आपको ये पता है कि उस दुकानदार ने सेल टैक्स कितना कवर सर, किया। आवाम के साथ बिजनेसमैन को कैसे रिलीफ मिलेगा? तो इसी तरीके से रिलीफ मिलेगा, जी। क्योंकि जब ये सारी चीजें एप्लीकेबल, देखिए बिजनेसमैन को रिलीफ क्या मिला, कार की सूरत में उसकी परचेजिंग पे डिस्काउंट, तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस उसके कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो आपने टैक्स रखा हुआ उसको थोड़ा रिड्यूस कर दे, फ्यूल कम होगा तो आपकी कॉस्ट फ्यूल, तो आपकी मोरलेस अगर हम एक कट ऑफ भी करते हैं, अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहे तो मिनिमम 25% तो उसका बन ही जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट आज 100 रुपए आ रही है वो आपकी 75 आएगी। तो कंपनी जब 75 की जगह 25 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी, फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए का अगर उसको नेट प्रॉफिट होता है, वो टैक्स 25 पे दे रही ना, वो 5 रुपए पे 10 पे नहीं दे रही, तो एट द एंड आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है। जी बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा है कि आप चोरी पकड़ी जाएगी। इस हवाले से आप वजीर खजाना और चेयरमैन
एफबीआर को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं वजीर खजाना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान टैक्स बार और तमाम बार्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चेयरमैन एफबीआर के इनको जो डिस्काउंट ऑफर है टैक्स पेयर के लिए कार्ड की सूरत में, वो इनको देना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए, ताकि इससे जो चोरी है वो मोर लेस बहुत मिनिमाइज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और एट द एंड आपको टैक्स की सूरत में टैक्स मिलेगा भी। और जो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की सेल्फ असेसमेंट आ जाए, वो आने के बाद अगर हमारी टीमें हम बशूर खुद भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे टैक्स पेयर नहीं है या क्या है या क्या नहीं है, ताकि उससे एफबीआर को भी सपोर्ट मिले, हमारी भी मिले और एफबीआर अपना भी वर्क करे। सर, कराची पे बात करते हैं। कराची रोशनियों का शहर खड्डा बन गया है। कराची के अवाम और शहरियों का मुतालबा सामने आया कि हमें इंसाफ दो। पानी, बिजली, गैस, सड़कें टूटी फूट का शिकार। रोशनियों का शहर कैसे आप देख रहे हैं आप? सर, रोशनियों का शहर अब हमारे हिसाब से तो घर ही हमारा रोशनी का शहर है। देखिए, जब तक आपके हुक्मरान अकाउंटेबिलिटी पे नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हर काम के अंदर इस बार पंजाब फिर भी लिटिल बिट बेहतर है, अच्छा है, लेकिन कराची तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसका फंड कहाँ जा रहा है, डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जी, उसकी कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है, बारिश होती है उखड़ जाता है, क्यों? आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, किस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था, किसने अप्रूवल की, कैसे गया, ये क्यों, उसके ऊपर पेनल्टी, उनको उनको जेल होनी चाहिए। मेडिकल आप जिना चले जाओ, आप एनआईसीवीडी चले जाओ, आप एसयूआईटी चले जाओ, एसयूआईटी तो बेहतर है, आप इंडस चले जाओ अब्बास। लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात है कि जो अब डॉक्टर्स आ रहे हैं वो डॉक्टर्स वो क्वालिफाइड नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मेडिकल भी गया। अब आप एजुकेशन में चले आए, एजुकेशन में जो हायरिंग्स होती हैं या टीचर्स आते हैं वो कोई आपके क्वालिटी टीचर्स नहीं आते। कराची कामों के हवाले से सुबह हुकूमत हुई हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी खामोश तमाशाई बने। जिला इंतजामिया की क्या खिदमत है? देखिए, मसला ये कि वन मैन शो तो नहीं चल सकता जी, वन मैन शो कहीं नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर जो है वन मैन शो ही चल रहा है। जी, बिल्कुल 4-5 फेस है जो चल रहा है और वही चला रहा माजी से है। चल तो इसका मतलब है कि हमारे पास वही बात है कि आपके पास कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, कोई आपके पास पढ़े लिखे अच्छे तजर्बेकार लोग नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, पीएचडी नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटर है, ना आपके पास अकाउंटेबल वाले अकाउंट्स वाले हैं, कुछ भी आपके पास इसका मतलब है नहीं है। देखिए, जब तक हर डिपार्टमेंट जी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप अपनी चीजों को नहीं चेंज कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट का एक है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है, जो ऑडिट करते हैं, हर साल उनकी रिपोर्ट में करप्शन को डिक्लेयर किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन है, इतनी, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन होता है? जीरो। आपकी कायमा कमेटी जो बैठी है वो क्या एक्शन ले रही है? क्या उन लोगों को रिमूव किया, नहीं किया, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हुई, नहीं हुई, उसको आपने फॉर द टाइम अगर उसके ऊपर आपने एलिगेशन लगा है तो आप उसको उस टाइम के लिए टेम्परेरी अमन व अमान और जराइम और क्राइम की वारदातों के हवाले से कराची में क्या सूरत है? देखिए, जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, जब आपके पास महंगाई की शरह बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा, और जब आप किसी को बैठ के पैसे दे रहे हो 8,000 6,000 रुपये, उसका घर नहीं चलेगा तो क्राइम बढ़ेगा। हम ये कहते हैं कि लोगों को इन चीजों से हटा के उनको रोजगार पे लगा, उस रोजगार से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग खुश होंगे। आज अगर गवर्नमेंट इतना फंड जो लगा रही है, जब से ये दे रही है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आज अगर मेरा सवाल आपसे अगर हो तो कितनी फैक्ट्रियां लग चुकी होती? बिल्कुल। आप लियारी में लगा दो, आप इंडस्ट्रियल एरिया पे लगा दो, आप फ्री जोन में लगा दो, आप फुरंगी पे लगा दो, शायद
तो वहां के जो गरीब लोग हैं या जो बेचारे नहीं पढ़ लिख सके या फाइनेंशियल उनकी क्राइसिस है, वो उस जगह जॉब तो करेंगे राइट। और उनको इजी अप्रोच में मिल जाएगा। और उससे वो कंपनियां जब तरक्की करेंगी, जब काम करेगी, तो उनको बोनस भी मिलेंगे, उनको इंसेंटिव भी मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट की पेंशन, तो गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा। क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? सर, रोशन पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर बहुत जद्दोजहद करनी चाहिए। देखिए, उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए। अगर हम अच्छी उम्मीद रखेंगे तो शायद हमारे लिए अच्छे दरवाजे खुले। कश्मीर पे बात करते हैं सर। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर, मसला कश्मीर का हल जो है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल एक इश्यूज है। जी देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग बने थे जी। तो उस वक्त कश्मीर को रोक दिया गया था संघ में, ताकि ये आपस में लड़ते रहे, जो आज तक हो रहा है। कश्मीर की हक की राय क्या है? कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है उसकी विश है, वो इंडिया के साथ जाना है उसकी विश है, और वो अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है वो उसके राइट्स है। मोदी सरकार का अंदर कानून, देखिए, सरकार का ये कि मैं लिख रहा हूँ सर। मोदी सरकार का अंदर कानून कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कशमकश में जेल में कैद है। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशों से यासीन मलिक को कुछ इंसाफ मिल पाएगा? तो देखिए, यहाँ पे बात है गवर्नमेंट लेवल जी। और यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल अदालतें भी हैं। आप केस फाइल करें, ह्यूमन राइट्स है, नाइंसाफी है। इसी तरीके से आप कश्मीर की बात करें, डॉक्टर आफिया भी है, जी ठीक है ना। तो आप दूसरों की तो सारी विशेष पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी विशेष क्यों नहीं ले रहे? तो जब तक आप इसको उजागर नहीं करेगा, सिर्फ कश्मीर डे बनाने से कश्मीरियों के साथ जजती नहीं है। बिल्कुल जी। तो आप उनके लिए प्रैक्टिकल काम भी करें, उनके हक में आप बोलें और आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें कि आप बताएं कि भाई ये नाइंसाफी है, इंडिया नाइंसाफी कर रहा है, या ये नाइंसाफी कर रहा है, या ये नाइंसाफी कर रहा है। आप जब तक उसको कश्मीर की आज़ादी के हवाले से सर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई सिफारसी ताल्लुकात नजर नहीं आते हैं। कश्मीरी अवाम का कसूर क्या है? सर, कश्मीरी आवाम का कसूर कुछ नहीं है जी कसूर हम लोगों का है कि हम, सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि मुझे पॉलिटिकल चीजों में इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा एक हो जाए ना, जी तो कोई इशू रह ना जाए। जब अगर तक घर बात- के अंदर ही जी मुख्तलिफ दरारें पड़ जाएं तो घर स्ट्रांग नहीं बनता। जब तक हम मुस्लिम उम्मा जी। अपना ब्लॉक नहीं बनाएगी, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे यूनियन काउंसिल्स हो, या आपकी मिडिल ईस्ट हो, कुछ भी हो, आप उस पर स्टैंड नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान की अगर बात की जाए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों लीडरान की वजह से कुछ कश्मीर के हवाले से, आज़ादी के हवाले से कुछ असर पड़ेगा? तो इनको कंटिन्यूसली ये काम करना पड़ेगा, जी कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। तो मे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे कि ये चीजें हो सकती जी हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो अपनी इमेज है वो काफी डिफरेंट हो गई है ईरान और अमेरिका वाले इश्यूज पे या इसराइल वाले पे काफी तो ये अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन इसको बार बार आपको आइडेंटिफाई करके और स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके आपको उसको डिफाइन करना है। सर, कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही अब्दुल्ला यूसुफ साबिक चेयरमैन FBR फरमा रहे हैं और यासीन आज़ाद साहब मेहमान खुसूसी हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि कश्मीरी अवाम के लिए यही है कि उनके लिए दुआएं हैं सबसे पहले, जी और खास मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। जी हर घर में कुछ ना कुछ गम है, और इस गम में हम पाकिस्तानी हम उनके साथ खड़े हैं। जी हमें हमारी तरफ से अगर हमारी कहीं पे भी ज़रूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके फ्रंट पे खड़े हैं। और हम सिर्फ दुआ और उनके साथ मोरल सपोर्ट हर चीज़ करने को तैयार हैं।
कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे और वो आपस में एक मुट्ठी होकर रहे। तो सर आपके तजुर्बात की रोशनी में कश्मीर आज़ाद नजर आता है? सर अभी फिलहाल तो कोई ऐसी चीज वाजिया नहीं है। जी, अल्लाह करे कि आगे कुछ सालों में इसको रिजॉल्व होना चाहिए। होना चाहिए जी। उसका रीजन ये कि ये खित्ते में बहुत सारी चेंजिंग आ जाएंगी। अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाता है जी। तो बहुत कुछ अच्छाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भी मेन इश्यूज है। जी इंटरनेशनल भी उस पर नजर लगा के बैठा हुआ है, एशियन भी नजर लगा के बैठा हुआ जी। है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और अल्लाह करे कि उनको उनका हक मिले जी और उस हक के तहत वो अपनी जिंदगी भी अच्छे तरीकों से जी। गुजर बसर करें और रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजिश आपकी। थैंक यू सर।